मैं दीप नहीं बुझने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में, नेशनल प्रेस में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व हैं। मोदी जी बाकी पॉलिटिशियंस के जैसे 2014 के इलेक्शन के पहले बहुत सारे चांस पे अपना इंटरव्यू दिए थे। अब मोदी और बीजेपी लगभग 8 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में है, तो देखते हैं कि जिस बातों पे मोदी जी ने कांग्रेस को निशाना साधा था, उनमें क्या मोदी जी की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया? कांग्रेस में जो 2014 के पहले खराबियां थी, क्या वो बीजेपी ने दूर कर पाई? पहला इल्जाम नरेंद्र मोदी। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि इन्होंने पब्लिसिटी करके अपनी हवा बनाई है। चाहे कोई पॉलिटिक्स में, राजनीति में कितना भी अच्छा काम कर ले, उसको पब्लिसिटी करना ही पड़ता है। मान लो कोई कितना भी अच्छा काम कर दे, अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है तो लोग उसको क्यों वोट देंगे? तो पब्लिसिटी सबके लिए जरूरी है। अंतर यह है कि पब्लिसिटी के लिए क्या लगता है, पैसा, और किसी पार्टी के पास ज्यादा पैसा है और किसी पार्टी के पास कम। जैसे बीजेपी ने 2014 के इलेक्शंस में कांग्रेस से लगभग 200 करोड़ ज्यादा स्पेंड किया था, और फिर 2020 तक बीजेपी का एक्सपेंडिचर बाकी पार्टी के कंपैरिजन में और ज्यादा बढ़ गया और कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत बढ़ा। तो ऑफ कोर्स बीजेपी के पास ज्यादा पैसा 2014 में भी था और अभी भी है, तो सबसे ज्यादा फायदा एडवर्टाइजमेंट का किसको होता है? बीजेपी को। और सेकेंड सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को। मैं आपको बताता हूँ सोनिया जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में इश्तहारों का जाल बिछाकर एक आदमी को हर मर्ज की दवा और देश के लिए चमत्कारी नेता बनाकर पेश किया जा रहा है। आजकल दिल्ली पर ब्लैक मैजिक वालों का कब्जा है। ब्लैक मैजिक हुआ है, सब गायब हो गया है, सब गायब। जिन्होंने नौजवानों के रोजगार गायब कर दिए, जिन्होंने देश का कोयला गायब कर दिया, जिन्होंने बिजली गायब कर दी। जिस चीज में मोदी जी कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद नहीं कर पाए। यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट तो और बढ़ गया 2014 के बाद, जब से बीजेपी पावर में आई। 20 से लगभग 26% पहुंच गया था 2019 तक, फिर जाके थोड़ा कम हुआ कोरोना पैंडेमिक के बाद। ये ग्राफ है वर्ल्ड बैंक के साइट से। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो CMI के हिसाब से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 8% है, जबकि 2014 में वो 5-6% के आसपास था। और करप्शन की बात या स्कैम्स की बात रही तो एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकलता है जो सारे कंट्रीज का रैंकिंग मेजर करता है। इसमें 2015 के कंपैरिजन में इंडिया का लगभग 9 रैंक गिर गया है। लेकिन करप्शन को मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसमें आप बताइए कि आपके क्या डे टू डे लाइफ में करप्शन कम हुआ है 2014 के बाद, 2019 के बाद, बीजेपी के पावर में आने के बाद? करप्शन के बारे में ओपिनियन रखना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। देखिए, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। देशभक्ति के नकली नारे लगाकर कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इस देश के 125 करोड़ देशवासी देशभक्त हैं। किसी की देशभक्ति से किसी से नीचे नहीं होती, किसी से ऊपर नहीं होती, और इसलिए न मैं किसी की देशभक्ति पर शक करता हूं और न ही मैं कोई महान देशभक्त होने का दावा करता हूं। उस समय का नहीं पता, लेकिन अब तो सारे लोगों के नेशनलिज्म पे डाउट करते हैं। सबको इतने सारे लोगों को एंटी नेशनल बोल चुके हैं। अपोजिशन को बोल रहे थे कि अपोजिशन भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन कर रही है, एंटी नेशनल फोर्सेस यूनाइट हो गई है। उधर कर्नाटका में इलेक्शन में बोल रहे थे कि कांग्रेस एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ अलाइंड है। उधर बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है JP नड्डा, वो राहुल गांधी को परमानेंट पार्ट ऑफ एंटी नेशनलिस्ट टूल किट बोल चुका है। और जब कांग्रेस पावर में थी 2009 से 2014 के बीच में, तब टेररिस्ट इंसिडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया था। इस ग्राफ से दिख ही रहा होगा, लेफ्ट विंग ग्रुप्स के टेररिज्म में डिक्रीज आया था। कश्मीर के टेररिज्म में भी बहुत डिक्रीज आया था 2013 तक। जबकि उसके बाद बीजेपी में नॉर्थ ईस्ट ग्रुप्स के टेररिज्म छोड़ के बाकी लगभग कांस्टेंट ही था। जब कांग्रेस इतनी ज़्यादा एंटी नेशनल है तो उसके टाइम में टेररिस्ट इंसिडेंट्स इतना डिक्रीज क्यों हो रहा था भाई? ऐसे यहाँ लोग मोदी मोदी कर रहे हैं हर जगह। अब नीतीश जी का मैंने भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे ये सब प्रचार है। टीवी खोलिए मोदी, रेडियो खोलिए मोदी सरकार, FM बैंड चलाइए इस बार मोदी सरकार, समाचार पत्र देखिए मोदी। वो कह रहे हैं कि ये मोदी ने अपनी हवा क्रिएट कर दी है, कोई लहर नहीं है। ये सिर्फ अपने आप ही कहते हैं, कोई नहीं कहता।
एक तो मैं खुद कभी कहता नहीं हूँ। भाई आप लोग बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था। रिपीट अ लाई ऑफन इनफ एंड इट बिकम्स एक्सेप्टेड एज अ ट्रूथ। कौन बोला था? हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बोला था। अगर मान लो किसी का हवा क्रिएट हो रहा है टेलीविजन में, रेडियो में, मीडिया में, तो लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसलिए तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में खर्चा करती है। तो अगर उस एडवर्टीजमेंट की वजह से लोगों का ओपिनियन चेंज हो रहा है और फिर वो मोदी मोदी चिल्ला रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हवा क्रिएट नहीं हुआ था। इसका ये मतलब है उस हवा की वजह से लोगों का ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो गया। अब मोदी जी में कितना काम करने का एबिलिटी था नहीं था वो तो अब दिख ही रहा होगा सबको, और आगे भी हम इस वीडियो में देखते ही रहेंगे। सोनिया जी का कमेंट मैंने देखा, वो पब्लिक मीटिंग में कह रही थी ये ऐसे दिखा रहे हैं कि अब तक देश में कुछ हुआ ही नहीं और नरेंद्र मोदी आकर रातों रात कुछ कर देंगे। 21वीं सदी का ये पहला दशक, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी देश को। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां छोड़ा था, पूरे विश्व को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान टेक ऑफ करेगा, देश आगे बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में हिंदुस्तान एक ताकत के साथ खड़ा होगा। लेकिन अचानक टेक ऑफ करना छोड़ दीजिए, हम रनवे पर ही कोलैप्स कर गए और इसके कारण देश को गंभीर नुकसान हुआ है। और उस संदर्भ में हम कहते हैं कि जितनी संभावनाएं पड़ी थी, आप मुझे बताइए, आपने ऐसा कोई देश देखा है कि गेहूं विदेश भेजे और चपाती बाहर से मंगवाए? ऐसा कोई देखा है? हम आयरन और विदेश भेजते हैं और स्टील बाहर से मंगवाते हैं। तो जब मोदी जी पावर में आए उसके बाद तो ये चेंज हो गया होगा, उसके बाद तो स्टील को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही होगी। लेकिन स्टैटिस्टा के हिसाब से ऐसा नहीं है। आयरन ओर का एक्सपोर्ट 2017 तक कम हुआ था, उसके बाद फिर बढ़ गया और अभी 2000 उससे भी थोड़ा ऊपर। और आयरन और स्टील का इंपोर्ट तो कांग्रेस में भी बढ़ रहा था और बीजेपी में भी इस ग्राफ के हिसाब से दिख रहा होगा बढ़ ही रहा है। मोदी जी जो काम 2014 के पहले बोलते थे हम अच्छा कर देंगे, वो तो कुछ किया ही नहीं है, खास करके इस इंटरव्यू में जो बोल रहे हैं। वैसे अगर किसी के पास स्टैटिस्टा से कोई अच्छा सोर्स है तो कमेंट कर देना, मैं एडिट कर दूंगा वीडियो को। क्या पता मिनिस्ट्री का डेटा इससे थोड़ा अलग हो। अब इसको क्या कहेंगे? यह देश जिसके पास 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, दूसरी तरफ कोयला की खदानें बंद पड़ी हैं। खदानें बंद क्यों पड़ी हैं? तो फाइल खो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दिल्ली सरकार कहती है फाइल खो गई है। अब मुझे लगता है उनके लिए फाइल खो गई है, देश के लिए लाइफ खो गई है। और इसके कारण अगर वो कोयला होता तो 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने चलते, बिजली मिलती तो छोटे मोटे उद्योग चलते, छोटे मोटे अगर उद्योग चलते तो नौजवानों को रोजगार मिलता। देश का जीडीपी आज जो गिर गया है वो नहीं गिरता। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कोरोना के पहले भी कांग्रेस के टाइम से अभी ज़्यादा था और कोरोना के बाद भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। छोटे मोटे उद्योग तो तब भी क्लोज हो रहे थे और अभी भी क्लोज हो रहे हैं। कोरोना के कारण जो छोटे मोटे उद्योगों में दिक्कत था उसको तो कहाँ बीजेपी सॉल्व कर पा रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में नंबर ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज जो क्लोज हुआ है वो डबल हो गया है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022। देश का जीडीपी आज जो गिर गया है वो नहीं गिरता। जब बीजेपी पावर में आई उसके 1-2 साल तक तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ा, लेकिन उसके बाद लगातार गिरा जीडीपी ग्रोथ। कोरोना वायरस के आने तक जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम हो गया बीजेपी के अंदर। और जो मोदी जी स्टील बनाना वगैरह बोल रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बोल रहे थे जिसमें जॉब लोगों को ज़्यादा मिलता है, उसका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो गिरे ही जा रहा है 2014 से 2021 तक। अगर आपको और वीडियोस देखना है, पॉलिटिशियंस का और इंटरव्यू वगैरह जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस, डेली न्यूज़ कवरेज लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर इतने अंत तक देख भी रहे हो तो, और लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आया तो।